हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों। मैं 50 MCQ CRPC का जो डेली MCQ डाल रहा था, कुछ कारणवश हम जो है ब्रेक लगाए थे दोस्तों। अब मैं नए सीरीज के माध्यम से मैं आपको डेली रूटीन पर ये आपको 50 क्वेश्चन MCQ और एक क्वेश्चन मेंस पर मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों अभी तक हमारे जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज के जो चैप्टर नंबर 24 है और ये जांच और विचार के बारे में साधारण प्रोविजंस से संबंधित बात करता है और ये सेक्शन 300 से लेकर सेक्शन 327 तक की बात करता है। अब ये धारा आपके सामने जो है आप देख रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पर, ये धारा 300 लेकर जो है 327 तक मैं बात करूँगा दोस्तों। अब देखिए धारा 300 का क्या मेन कंसेप्ट क्या है। धारा 300 में है कि एक व्यक्ति एक अपराध में जो है एक बार वो कन्विक्ट हो चुका है, फिर वही अपराध में दोबारा उसे जो है दंडित किया जाएगा, तो ऐसा उसे क्या है, उसे मना किया गया, दोबारा उसे उसी मामले में उसे दंड नहीं दिया जा सकता। यानी एक बार दोषित या दोष मुक्ति क्या हुआ, एक बार दोषित या एक बार दोष सिद्धि एक बात आता है या दोष मुक्ति, दोनों बात आता है। दोष सिद्धि या दोष मुक्ति किए गए व्यक्ति का उसी अपराध में पुनः विचारण न किया जाना। इस कोड में जो है पूर्व दोष सिद्ध और पूर्व दोष मुक्त यानी प्री कन्विक्शन और प्री जो है क्या है डिस्चार्ज के जो है थ्योरी पर ये बेस है। इस सिद्धांत को अगर हम देखते तो एक्टर फोइस कन्वेक्ट यानी एक्टर फोइस कन्वेक्ट और एक्टर फोइस एक्वेट के नाम से भी जाना जाता है। ये दो चीज़ें पूछा जाता है, एक्टर फोइस कन्वेक्ट और एक्टर फोइस एक्वेट के नाम से भी जाना जाता है। ये धारा इस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है कि किसी सक्षम जुरिडिक्शन वाले न्यायालय एक बार जो है क्या है ट्रायल कर चुका है या किया जा चुका है और ऐसे अपराध को उससे क्या है दोषित या दोषमुक्त किया जा चुका है, तब ऐसे ही अपराध को जो है दोषमुक्त कायम होते हुए उसे पुनः उसी अपराध में क्या है ट्रायल नहीं किया जाएगा। ठीक, ये धारा 300 में जो प्रिस्क्राइब थ्योरी है उसके जो है 300 में प्रिस्क्राइब थ्योरी जो है क्या है एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ अपवाद भी है। ठीक, अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। दोहरे संकट संरक्षण के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के किस में दिया गया, धारा 300 में दिया गया है। किस सेक्शन में दिया गया है, धारा 300 में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि एक बार दोषमुक्त हो चुके व्यक्ति को उसी अपराध के दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा। तो किस सेक्शन में, 300 सेक्शन में है। धारा 300 में कौन सी धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक ही व्यक्ति एक ही कारण के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाएगा। तो धारा 300। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा धारा पूर्व में बरी तथा पूर्व में दोषित अपराधी के सिद्धांत पर आधारित है। तो धारा कौन सा है, धारा 300 है। और उसके बाद में मैं बात करूंगा तो ए जानबूझकर चोट पहुंचाने का विचार किया गया है, क्या है उसे चोट पहुंचाने का क्या है ट्रायल किया गया है और उस पर क्या है दोषित किया गया है, वो ट्रायल भी किया जा चुका है और उसे पे जो है चोट के आधार पर से क्या है कन्विक्ट भी कर चुका है। बाद में क्या है पीड़ित देहांत हो गया, बाद में पीड़ित क्या हो गया मृत हो गया। राज ए पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हत्या के कोर्ट में न आने वाला मानववध का अपराध का विचार करवाना चाहता है। अब इसमें बात है कि हत्या के कोर्ट में न आने वाला कल्पेबल होमोसाइड का ट्रायल कराना चाहता है। तो निम्नलिखित विधिक परिस्थितियों में कौन सा सही है। तो उत्तर है, देखिए उत्तर क्या कहता है। उत्तर कहता है दंड प्रक्रिया संहिता धारा 300 के अंतर्गत ए दोबारा विचार नहीं होगा, क्योंकि विचार ये है और विचार होगा। इसमें कहता है का पहले से दोषित है दंडित किया जा चुका और इसलिए विधि के अंतर्गत उससे दोबारा विचार नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। का पर हत्या के कोर्ट में न आने वाला मानववध के लिए दोबारा विचार किया जा सकता है, यानी जो है ये ऑप्शन जो है सही है। का पर जो है मानववध हत्या के लिए जो है इन दोबारा जो है विचार किया जा सकता है। ठीक है, यानी उसका उत्तर जो है ग सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दंड प्रक्रिया संहिता धारा 302 के अंतर्गत
निम्नलिखित में से कौन से लोग मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लोक अभियोजक संपन्न कराने हेतु अधिकृत हैं? तो उत्तर है लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता, सहायक लोक अभियोजक। उत्तर सही। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान किया गया है? तो दंड संहिता की धारा 304 में निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 से संबंधित क्या है? 304 से संबंधित क्या है? तो राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता क्या है? राज्य के व्यय पर अभियुक्त को क्या है? विधिक सहायता करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह अनुभव होने पर कि अभियुक्त के पास साधन नहीं है कि वो किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर सके। न्यायालय अभियुक्त को एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, किसमें होता? पर्याप्त समुचित आधार पर, उचित है, प्रतियुक्त है, तो पर्याप्त अनुसार जो है वो न्यायालय एक जो है अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्या है? 306 के अंतर्गत किसी सहअपराधी को क्षमा प्रदान की जा सकती है जब वो खराब स्वास्थ्य के कारण विचारित में उपस्थित होने के योग्य न हो। बी कहता है जब वो घोषित पागल हो। सी कहता है जब वो अपराध से संबंधित संपूर्ण सत्य तथ्य बताने के तैयार हो। उपरोक्त में डी यानी उत्तर कहता है जब वो अपराध से संबंधित यानी जो अपराध है उससे संबंधित संपूर्ण सत्य तथ्य बताने के लिए तैयार हो, उसे कहा जाता है सहअपराधी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत कौन सा सहअपराधी को क्षमादान प्रदान कर सकता है? तो कोई महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, उपरोक्त में सभी। तो 306 का अगर हम कंसेप्ट देखें, जब कोई व्यक्ति कई व्यक्ति जब एक होता है, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपराध कार्य करते हैं और वहाँ उन व्यक्तियों में से क्या नाम है किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे कहा जाता है कि आपको जो है सरकारी गवाह बना दिया जाएगा। आप जो बयान अगर सत्य से उस घटने से संबंधित आप सत्य देते हैं, बाद में आपको जो है छोड़ दिया जाएगा, तो उसी को कहा जाता है सरकारी गवाह। तो उसी व्यक्ति को 306 के अंदर से कहा गया है सहअपराधी। ठीक है, अब उसको क्षमादान को कर सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट। क्षमादान की शर्तें क्या है? तो संहिता 306 के अंतर्गत क्षमादान इस शर्त पर प्रदान किया जाएगा कि वो अपराध के संबंध में और उसके किए जाने के चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक हो, चाहे वो कर रहा हो या वेटर हो के रूप में सम्मत प्रत्येक या अन्य व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के संबंध में सभी परिस्थितियों का जो है भली बात से वो जानता हो और सत्य प्रकट करता हो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत सहअपराधी को क्षमा प्रदान करने की अधिकृत है? तो बी है अधिकृत नहीं है। तो अधिकृत नहीं है तो द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट जो है अधिकृत नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 306 के अंतर्गत किसी सहअपराधी को कब क्षमादान प्रदान की जा सकती है? तो कब की जा सकती है? तो उत्तर जांच अथवा अन्वेषण किसमें हो? इंक्वायरी हो और इन्वेस्टिगेशन हो, विचार के किसी स्टेज में, ट्रायल के किसी भी स्टेज पर जो है उसे जो है क्षमादान किया जा सकता है। अब देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 306 के अंतर्गत किसी सहअपराधी को कौन क्षमा नहीं प्रदान कर सकता है? तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट नहीं प्रदान कर सकता, यानी एजुकेटिव मजिस्ट्रेट भी उसे क्या है प्रदान नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत 306(2) के अंतर्गत जो है किसी सहअपराधी को क्षमा दिए जाने के प्रयोजन संबंधी प्रावधान किसी अपराध हेतु प्रयोज्य होते हुए भी जिसमें कारावास की अवधि से अधिक अवधि कठोर सजा कितनी हो सकती है? तो उत्तर है 7 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 के अंतर्गत किसी अभियुक्त को क्षमा किया जा सकता है? तो किसी अभियुक्त को क्षमा किया जाता है अभियोजन का साक्षी बना जाता है। ठीक, अभियोजन का साक्षी बना जाता है। एक प्रथम श्रेणी न्याय मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को निम्न से किस अवस्था में क्षमादान दे सकता है? तो उत्तर है बी केवल जांच एवं विचार के दौरान। विधि के किस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के पूर्व अभियुक्त को क्षमा प्रदान करने का निर्देश दिया जाने का प्रावधान है? तो उत्तर है धारा 307। किस सेक्शन में है? तो उत्तर धारा 307 में जो है वो प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब धारा 307 के संदर्भ में जो हम देखेंगे ये कहाँ होगा? जो है सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध होगा। दंड विधि संशोधन अधिनियम 1962 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा विचार अपराध होगा
7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारोबार से दंडनीय की बात करता है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 308 के अंतर्गत एक सा अपराधी जो क्षमादान की शर्तों को पालन नहीं करता है और गलत साथ देने हो तो अपराध हेतु पृथक तौर पर अभियोजित की विचारणा किया जा सकता है, किंतु इसके लिए किसकी अनुमति का आवश्यक है? तो ए है सत्र न्यायालय का है, बी उच्च न्यायालय है, क्या है? उच्च न्यायालय है, राज्य सरकार है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो 360 के क्षमादान के जो कंडीशंस हैं ना पालन करना, उस व्यक्ति का क्या ट्रायल है? ट्रायल की बात करता तो उच्च न्यायालय का जो है कि मुख्य न्यायाधीश से वो परामर्श लेकर जो उसके ऊपर अभियोजन चलाया जा सकता है। यानी जब किसी व्यक्ति को जिस संहिता के धारा 306 के अधीन क्षमादान जिन शर्तों के अधीन प्रदत्त किया गया है वो क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं करता है और यदि मामले को लोक अभियोजक ये प्रमाणित करता है कि ऐसे व्यक्ति ने तो किसी अतावश्यक बात को जानबूझकर क्या है जानबूझकर छिपाया हो या गलत उत्तर दे रहा हो और जो शर्त है वो पालन नहीं कर रहा हो, इसे क्षमादान किया गया है, उस व्यक्ति का विचारण फिर से किया जा सकता है। ठीक है। और इसके संबंध में जो है उस उच्च न्यायालय से कह सकता है। ठीक, मंजूरी ले सकता है, ये बात बताया गया है। अब 20 देखते हैं। कोई व्यक्ति जिसने धारा 306, 307 के अंतर्गत प्रदान की गई क्षमा स्वीकार किया गया है जानबूझकर किसी अनिवार्य तथ्यों को छिपाता अथवा क्षमादान की शर्तों को पूरा नहीं करता तो किससे होगा? तो सी होगा। लोक अभियोजक जो है वो रिपोर्ट देगा, लोक अभियोजक से रिपोर्ट मिलेगा। ठीक। क्या कोई मजिस्ट्रेट विचार के दौरान किसी घटना स्थल का निरीक्षण कर सकता है? विचार के दौरान किसी घटना का? तो उत्तर है हाँ। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 310 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साक्ष्य के समुचित समर्थन के निरीक्षण कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत कोई न्यायालय विचारणा के दौरान पूर्व में परीक्षण किए जा चुके व्यक्ति को दोबारा बुला और पुनः परीक्षण कर सकता है? तो उत्तर हाँ 311 में कर सकता है। क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 311 के अंतर्गत कोई न्यायालय विचारणा के दौरान पूर्व में परीक्षण किए जा चुके हों, पहले से परीक्षण किया जा चुके हों, व्यक्ति को दोबारा बुला और पुनः परीक्षण कर सकता है। तो किस सेक्शन में कर सकता है? धारा 311 में कर सकता है। किस सेक्शन में कर सकता है? 311 में कर सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 23। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का उपयोग न्यायालय द्वारा किस प्रयोजनार्थ किया जा सकता है? तो पहला है पहले परीक्षण किया जा चुके किसी साक्षी को दोबारा बुलाने हेतु, किसी ऐसे साक्षी को समन करने हेतु जिसे साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया हो किंतु साक्ष्य समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत अथवा परीक्षण किया न किया गया हो। उसके बाद में कहता है किसी ऐसे साक्षी को समन करने हेतु जिस साक्षी के रूप में उद्धृत न किया गया हो। उत्तर उपरोक्त में सभी, तो उपरोक्त में सभी। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान का अर्थ में किसी साक्षी को दोबारा बुलाने का अधिकार प्रयुक्त किया जा सकता है। तो उत्तर है हाँ, यहाँ तक कि दोनों पक्षों को साक्ष्यों को समाप्त होने के बाद भी। दंड प्रक्रिया संहिता 311A के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को अधिकार प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर देने का आदेश देने का। दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अभियोजन साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त को परीक्षण किया जा सकता है? तो उत्तर है 313। उत्तर है 313 के अधीन कर सकता है। तो 313 कैसे बनता है? तो संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा करने का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त द्वारा अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का समय स्पष्टीकरण करना है। अभियुक्त की परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है। पहला कंडीशन क्या है? परीक्षा जांच एवं विचार के समय भी की जा सकती है। दूसरा, किसी भी प्रकरण में अभियुक्त को चेतावनी दिए बिना की जा सकती है। अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा के पश्चात अभियुक्त और अपनी प्रतिरक्षा किए जाने के पूर्व भी की जा सकती है। परीक्षा के लिए अभियुक्त को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। अभियुक्त परीक्षा के लिए साक्ष्य समय मिथ्या उत्तर देने की दंडनीय नहीं होगा। ठीक। विचार के दौरान किसी अभियुक्त को कथन को न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत दर्ज की जा सकती है? धारा 313 के अंतर्गत दर्ज की जा सकती है। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 313 का प्रयोजन है मामले से तथ्य अभियुक्त के प्रत्यक्ष तौर पर ज्ञात करना। भी कहता अभियुक्त को व्यक्तिगत तौर पर साक्ष्य
में उसके विरुद्ध जारी परिस्थितियों को स्पष्ट करने का समर्थ बनाना। सी कहता है, ठीक है, एक मिनट। और उसके बाद में कहता है, सी कहता है अभियुक्त को अपने पिछले दुराचरण को स्पष्ट करने हो तो समर्थ बनाना। और डी कहता है अभियुक्त को सदाचार के साक्ष्य प्रदान करने में अभियुक्त को समर्थ बनाना। तो उसका उत्तर है बी है, उत्तर इसका जो है बी है, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का कथन क्या है? तो अभियुक्त का कथन बिना शपथ पर भी दर्ज किया जाता है, इसमें शपथ नहीं ली जाती है, ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 313 के अंतर्गत जो है अभियुक्त को क्या है, क्या उत्तर है इसका? अभियुक्त को जो है प्रश्न उत्तर देने पर जो है क्या करेगा, इसका जो है अभियुक्त के परीक्षण के समय कोई शपथ पर नहीं दिलाई जाएगी, ठीक है। 31वां देते हैं, न्यायालय किसी अभियुक्त से उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट हो रही परिस्थितियों को स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर किसी भी स्टेज में, ट्रायल, विचार, अन्वेषण किसी स्टेज में पूछा जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त को कथन शपथ पर दर्ज किया जाना चाहिए, कहाँ किया जाना चाहिए? तो उत्तर भी उपरोक्त कथन गलत है, यानी अब जो है किस पे शपथ पर नहीं दर्ज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 33 दंड प्रक्रिया संहिता कि किस धारा के अंतर्गत एक अभियुक्त को अपने बचाव स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? तो स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है किस सेक्शन में होगा? तो 315 में होगा। अब 315 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है 315, ये भी देख लेते हैं। यानी 315 जो है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी, यानी अभियुक्त जो है कॉम्पिटेंट एविडेंस होगा। ये धारा 370 में जो है 315 में अभियुक्त के बचाव की प्रति करता है। सक्षम साक्षी माना साक्ष्य दिए गए मुख्य उद्देश्य अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप को न साबित करना होता है। अभियुक्त व्यक्ति के सक्षम साक्ष्य होने से संबंधित प्रमुख तथ्य में ऐसे जो एविडेंस देखा वो कहाँ पर देगा? शपथ यानी ओथ पर देगा। और अभियुक्त द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र के बिना साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। अगर जो अभियुक्त है वो न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा तभी उसको बुलाया जाएगा। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य न देने पर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी का विषय नहीं होगा। उसके बाद में कहता है साक्ष्य न देने किसी भी प्रकार का उपधारा का विषय नहीं होगा, ठीक। क्या एक अभियुक्त स्वयं अपने बचाव में एक सक्षम साक्षी हो सकता है? तो उत्तर हाँ, यदि वो अपना प्रार्थना पत्र लिखित आवेदन करे। 35 कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 315 के अंतर्गत जो है किसी अभियुक्त को केवल उसके लिखित प्रार्थना पर साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है। 36 है किसी ऐसे मामले में जहां जांच अथवा विचारक अभियुक्त विकसित न हो किंतु कार्यवाही समझने में असमर्थ हो तो क्या होगा? तो उत्तर है न्यायालय जांच अथवा विचार प्रारंभ कर देगा तथा दोषित पर समान परिणाम होने की स्थिति में कार्यवाही को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट के साथ अग्रसरित कर देगा, जिस पर उच्च न्यायालय ऐसे आदेश को पारित करेगा जिसे वो ठीक समझे, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 किसी व्यक्ति को एक अतिरिक्त सह अभियुक्त के रूप में जोड़ा जा सकता है तो अभियोजन के भरोसे किए गए दस्तावेज पर अन्वेषण के पूर्व आधिकारिक पूर्वक के आधार पर। और उसके बाद में क्या कहता है कि मामले के प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, कि उसके बाद में की घटनाओं के आधार पर। तो उत्तर है सी, मामले के जो है प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर। तो 319 कहता है अपराध के दोषी यानी अपराध जो होता है उससे दोषी होने का प्रतीत होता है, अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति है। जो कोई जहाँ अपराध होता है, अपराध में यह होता है कि एक अपराध में 5 व्यक्तियों का नाम आया SFIR में और 4 व्यक्तियों का क्या है अन्वेषण करके रिपोर्ट लगा दी गई, 4 से लगा दी गई, एक व्यक्ति को जो है उससे हटा लिया गया उस अपराध से। तो उस व्यक्ति को हटाने का जो पावर्स है मजिस्ट्रेट को धारा 319 के तहत वो पुनः बुलाकर उस पर जो है ट्रायल विचारणा कर सकता है। यानी कहने का मतलब है जहाँ जांच विचारणा आरंभ होने के पूर्व किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप नहीं लगाया गया है, यदि विचारणा के दौरान दिए गए साक्ष्यों से पता चलता है ऐसे अपराध किया गया है जिसके उसके विचारणा किया जा चुका है, वहाँ न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के संबंध में
कार्यवाही कर सकता है। कार्यवाही जिसके संबंध में हो उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार है। पहला क्या है, यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार या समन किया जा सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति न्यायालय में हाजिर है तो इसके लिए निरुद्ध किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति सामने के संबंध में कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्ष्यों को फिर से सुना जाएगा। कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी कि मानो उस अपराध का संज्ञान उसी प्रकार किया गया जैसे अभियुक्त का था। ठीक है। एक केस था बाबू भाई भीम भाई बोखरिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2013 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया गया कि नए जोड़े गए अभियुक्त को विचारणा अन्य अभियुक्तों की विचारणा पूर्ण होने के बाद भी किया जा सकेगा। ठीक है। अब दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर समनीय असमनीय अपराधों को कहाँ वर्गीकृत किया गया है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत जो है समनीय और असमनीय का वर्ग प्रावधान किया गया है। अब इस धारा के अधीन न केवल अपराध का समन किया जा सकता है बल्कि उस अपराध का दुष्प्रेरण अपराध का प्रयत्न भी समनीय है। दूसरी बात करता है अपराध का समन करने वाले व्यक्ति क्या होना चाहिए, पागल ना हो, जड़ ना हो, 18 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। अपराध का समन न्यायालय की अनुज्ञा से ही किया जा सकता है। यदि अपराध का समन करने के लिए सक्षम व्यक्ति मर जाता है तो न्यायालय की संपत्ति से विधिक प्रतिनिधि ऐसे अपराध का समन कर सकता है। अपीलीय न्यायालय भी अपराध का समन कर सकता है। पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा तथा सेशन न्यायालय द्वारा अपराध का समन किए जाने का आदेश भी दे सकता है। यदि अभियुक्त पूर्व दोषसिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए वर्धित तो दंड प्रक्रिया संहिता किसी किस्म दंडनीय हो तो उसे समन नहीं किया जा सकता है। अपराध के समन प्रभाव दोषमुक्त माना जाए। जो अपराध के समन का जो प्रभाव होगा क्या होगा, दोषमुक्त माना जाएगा। किसी भी अपराध समन संहिता की धारा 320 के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 2005 की धारा 379, 381, 406, 417 संपत्ति मूल 2007 अधिक कर दिया गया हो। ठीक। अब क्वेश्चन कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत किसी अपराध का समन का परिणाम क्या होगा, तो समन का परिणाम क्या होगा, दोष मुक्ति होगा। जब कोई व्यक्ति जो अन्यथा तरीके से धारा 320 के अंतर्गत किसी अपराध के समन में सक्षम था कि मृत्यु हो जाती तब क्या होगा, तो उसका क्या होगा डी, तो ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि नियुक्त की सहमति से अपराध का समन कर सकता है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में उल्लिखित अपराध के अलावा भारतीय दंड संहिता अपराध क्या नहीं होते हैं, तो समनीय नहीं है, न्यायालय की अनुमति बिना समनीय होते हैं बी। और उसके बाद में कहता है क्या कहता है, उसके बाद में जो है सी सत्य न्यायालय द्वारा समनीय होते हैं, तो इसका उत्तर है यानी ए। ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में प्रावधान है कि जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने हेतु किसी खतरनाक हथियार अथवा साधन द्वारा किया गया अपराध होता तो क्या उत्तर होता, वो असमनीय होता है। क्या होता है, समनीय असमनीय होता है। कौन से धारा अपराध समनीय असमनीय है, तो धारा कौन सा है, धारा 312 जो है असमनीय है, 337 का समनीय है, 324 का असमनीय है, 420 समनीय है और धारा जो है 312 असमनीय है। धारा 324 312 भी समनीय है, ये भी 20 है समनीय, ये भी समनीय, ये भी समनीय है। 324 जो है समनीय नहीं है। ठीक। 44 देते हैं आपराधिक कार्यवाही जो समनीय न हो को किसी भी द्वारा अपखंडित की जा सकती है, तो किसके द्वारा खंडित की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ऐसे अपराध जिनमें पक्षकारों के बीच समझौता किया जा सकता है तो क्या होगा, समनीय अपराध होते हैं। क्या होते हैं, समनीय अपराध होते हैं। का जो एक लोक सेवक है के पास एक दस्तावेज का अनुवाद का दायित्व है, वो इस आशय के साथ किसी दस्तावेज का गलत अनुवाद कर देता है, का को खास क्षति पहुंचाता है, का कौन सा अपराध किया है, तो उसने अपराध जो है असमनीय अपराध किया है। ठीक है। कौन सा अपराध किया है, असमनीय अपराध किया गया। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 321 के अंतर्गत अभियोजन वापस के वाद लहित ला सकता है, तो उत्तर है बी, न्यायालय की अनुमति किसी भी वाद प्रभारी लोक अभियोजक द्वारा। 321 जो बात करता है। ठीक है। और उसके बाद में कहता है वाद किसी वाद के प्रभारी लोक अभियोजक अथवा सहायक लोक अभियोजक निर्णय घोषित होने के पूर्व अभियोजन किसी व्यक्ति को बाहर कर सकता है। इसके लिए उन्हें अनुमति की आवश्यकता होगी, तो उत्तर है न्यायालय से। किस अनुमति की आवश्यकता होगी, न्यायालय से। केंद्र सरकार के संपत्ति दुर्विनियोग संबंधी मामले का अभियोजन किस प्रकार को वापस ले सकता है, तो उत्तर है ग, यानी
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी लोक अभियोजक द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर वापस ले सकता है। अभियोजन के साथ संबंधी प्रारंभ होने के बाद न्यायालय लोक अभियोजन वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है। तब कौन प्रदान करता है? तो उत्तर है सी, दोष मुक्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक। विचार के दौरान मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचार योग्य है तो इस संहिता की धारा के अंतर्गत वाद प्रेषित करेगा, तो धारा 323 के तहत प्रेषित करेगा। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अलावा कौन सा धारा वादों के सत्र न्यायालय को प्रेषित करने का प्रावधान करता है? तो धारा 323। कौन सा धारा कहता है? 323। यदि साक्ष्य के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय में अभियुक्त ऐसा अपराध का दोषी हो जिसमें उसके पास अभियुक्त को अपराध हेतु निर्धारित अधिकतम दंड के साथ दंडित करने का अधिकार उपलब्ध न हो, तब किस धारा के अंतर्गत अपनी लिखित राय के साथ वो अभियुक्त तथा कार्यवाही को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? तो उत्तर है डी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 325 के अंतर्गत जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। क्या है? यदि साक्ष्य के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय हो अभियुक्त ऐसा अपराध का दोषी है जिसके उसके पास अभियुक्त के उस अपराध हेतु निर्धारित अधिकतम दंड के साथ दंडित करने का अधिकार उपलब्ध न हो, तब किस धारा के अंतर्गत अपनी लिखित राय के साथ वो अभियुक्त तथा कार्यवाही को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समझ प्रस्तुत कर सकता है? तो धारा 325 के तहत कर सकता है। अभियोजन तथा अभियुक्त के साक्ष्य सुनने के बाद यदि मजिस्ट्रेट की राय में अभियुक्त दोषी है तथा इसे कठोर सजा भी दी जा सकती है, तो दी जा सकने का हकदार है, जितना उसे देने का अधिकार है, तब मजिस्ट्रेट वाद को अक्सरित करेगा। कहाँ करेगा? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है। अब देखते हैं, यदि अनुवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय हो कि किसी भी साक्षी जिसके साक्ष्य से पहले दर्ज की जा चुकी हो न्याय के हित में आगे परीक्षा आवश्यक हो, तो वैसे किसी साक्षी सम्मन कर सकता है और आगे किए गए से परीक्षा पद परीक्षा पुनः परीक्षा यदि कोई हो बाद में जिस अनुमति दे सके साक्षी को उन्मोचित किया जाना चाहिए। इस प्रावधान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दिया गया, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 326 में दिया गया है। दोस्तों मैं आज यहीं पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।